नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेके आया हूं, जो कि हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा से संबंधित वो प्रावधान है जो कि हिंदी से संबंधित हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए, आज 14 सितंबर के दिन, हिंदी दिवस के दिन, हम उन प्रावधानों को देखें और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 1949 में 1949 में 3 दिनों के बैठक के बाद, जब 3 दिनों की बैठक हुई और उसके बाद जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में जो उस समय के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना लिया और इसको जो है संवैधानिक भाषा में प्रयोग करने लगे। ठीक है, हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकार का कामकाज होता है, जिसमें सरकार जो है सरकारी काम होते हैं जितने भी, वह राजभाषा होती है। तो हमारी राजभाषा जो है हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी है, इंग्लिश में भी काम होता है, लेकिन हिंदी मानी जाती है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया और 1953 में 1953 14 सितंबर 1953 से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और 10 जनवरी 2006 से जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन जो है 1975 में नागपुर में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 से मनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संवैधानिक प्रावधानों को देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें हिंदी भाषा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। देखिए, अनुच्छेद 120 जो है वह संसद की राजभाषा के बारे में बात करता है। संसद की राजभाषा के बारे में बताता है कि संसद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो संसद में हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डाटा के लिए। मतलब कोई भी, मतलब जो स्पीच दी जा रही है, अगर उसका डाटा बनाना है तो हिंदी या इंग्लिश में बनाया जाएगा। लेकिन संसद में एक रियायत दी गई है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप संसद में अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद 210 में भी यह बात आती है कि अगर विधानमंडल में कोई व्यक्ति अपनी भाषा में भाषण देना चाहता है तो वो दे सकता है, अन्यथा हिंदी इंग्लिश में उसको देना होगा। अगर उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो जाके वो अपनी मातृभाषा में जो है भाषण दे सकता है। और कई सारी चीज़ें चाहिए तक पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या है खास। देखिए, अनुच्छेद 343 जो है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों में अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो भारत की राजभाषा होगी वह होगी हिंदी, और हिंदी को जिसमें लिखा जाएगा ना वह होगी देवनागरी लिपि। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उसी प्रकार से हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिस प्रकार से संस्कृत को देवनागरी में लिखा जाता है। और जो यहाँ पे गणित के अंकों का प्रयोग किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार के अंकों का प्रयोग जो है यहाँ पे भी, भारत में भी किया जाएगा। तो इस लाइन में ये बात की जा रही है। वहीं देखिए, 343 अनुच्छेद 343(2) में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह ही इस्तेमाल की जाएगी। आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे देश की आज़ादी हुई थी, उससे पहले ही। तो उससे पहले जो अंग्रेज लोग जो थे संसद में इंग्लिश का ही प्रयोग किया करते थे। तो इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए अंग्रेजी को 15 सालों तक जो है बढ़ा दिया कि मतलब इसका जो प्रयोग है आने वाले 15 सालों तक होता रहेगा। और उसके बाद जो है हिंदी को ही केवल कार्य की लैंग्वेज, मतलब कार्यकारी लैंग्वेज बना दी जाएगी। लेकिन इंग्लिश जो है आज तक कार्यरत है।
वहीं देखिए अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। इस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है कि राजभाषा आयोग का जो गठन है वह कौन करेगा। उसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगी और इसके बाद जो है राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। तो इसमें राजभाषा से संबंधित आयोग गठन करने की बात की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 30 सदस्यों का इसमें मतलब 30 सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा और 20 सदस्य जो होंगे राजभाषा से होंगे, राज्यसभा से होंगे और 10 सदस्य जो होंगे लोकसभा से होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं सॉरी, 20 सदस्य जो होंगे लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य जो होंगे राज्यसभा से होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 345 को भी देख लीजिए। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजना के स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे। जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता, राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग की जाएगी। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जब तक मतलब जो हिंदी है लोग अपना रहे हैं, लोगों को जब तक हिंदी नहीं आ जाती, जब तक जो है अंग्रेजी भी कार्यरत होती रहेगी, चलती रहेगी और राज्यों में ये चलती रहेगी। वहीं देखिए 346 में क्या बात की जा रही है। इस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच संचार की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि दो या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसमें यह बात की गई है कि अगर एक राज्य दूसरे राज्य से बात करना चाहता है तो वह कौन सी भाषा में करेगा, या एक राज्य किसी केंद्र सरकार से बात करना चाहता है तो वो कौन सी भाषा में करेगा। अगर उन दोनों की आपसी सहमति है तो वे हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इसमें यह बात की गई है। वहीं देखिए अनुच्छेद 347 क्या कहता है। इसमें राज्यों में दूसरे राजभाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने के लिए मांग की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य की सभी कुछ कामों के लिए मान्यता दे सकती है। मतलब ये बात कही जा रही है इसमें कि अगर जनसंख्या किसी अधिक जनसंख्या की बहुमत है किसी जनसंख्या की और वह एक राज्य में एक से अधिक राजभाषा की मांग करता है तो जनसंख्या के आधार पर जो है राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकती है और एक राज्य में एक से अधिक भाषाओं का जो है प्रयोग हो सकता है। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उच्च न्यायालय और ये अनुच्छेद 348 है ना, अनुच्छेद 348 है। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में ही होगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में ही होगा, जो कि वर्तमान समय में भी यही प्रचलित है। आज तक जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वह अंग्रेजी ही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात की जाती है वह अभी तक इंग्लिश में ही चलता है। तो ये जो बात है अभी तक चल रही है, लेकिन इसमें जो बात की गई है कि जब तक सांसदों के द्वारा कोई बदलाव नहीं कर दिया जाता, जब तक जो वहाँ की भाषा है वही चलती रहेगी। वहीं देखिए 349 में क्या बात की गई है। संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा को ना बदलना है या उसमें बदलाव करना है
तो उसके लिए पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसकी भाषा पे बात कर सकते हैं। तो ये बात जो है 339 में, अनुच्छेद 339 में की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 350 क्या कहता है। अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। तो इसमें बात की गई है कि देखिए 350 जो है इसमें बताया गया है कि 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। और 350 का क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 का में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। मतलब अनुच्छेद 350 जो है ना, अल्पसंख्यक भाषाएं रह गई है उनके बचाव की बात करता है, उनको प्रोत्साहित करने की बात करता है, उनको सुरक्षा देने की बात करता है। तो अनुच्छेद 350 है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। वहीं 351 जो है संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जो हिंदी भाषा है इसका प्रचार प्रसार जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसकी मतलब प्रचार प्रसार की बात की गई है 351 में। और हिंदी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को भी देखते हैं। देखिए भारतीय जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान का, वह भाषाओं से संबंधित है और इसमें टोटल 22 भाषाएं जो है सम्मिलित हैं। तो इन भाषाओं को भी देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। पहला है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ये सारी भाषाएं हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपने हिंदी से जुड़े जो प्रावधान है संविधान में उनको जाना और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा। तो देखिए हर वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से पंडित जवाहरलाल ने जब से मतलब ये घोषणा की कि मतलब हिंदी दिवस मनाना चाहिए, तब से मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 से मनाया जा रहा है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 343 से लेकर 351 तक जो है संवैधानिक प्रावधानों की बात की गई है हिंदी के लिए। भाग 17 जो है इससे जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 8 जो है भाषा से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हिंदी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको हिंदी से जुड़े यही महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता था। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि हिंदी के बारे में सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना हमारा कर्तव्य है। जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो एक दिन हिंदी जो है इंग्लिश की ही तरह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी और इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए तथ्यों के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो चैनल है हिंदी को समर्पित चैनल है और इसमें हम नेट, JRF, TGT, PGT, UPSC हर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।